हेलो एवरीवन, वेलकम। अगले सेशन पार्ट 4 जो है हमारा, ये डील करता है फिस्कल पॉलिसी के लिए। ठीक है, जो इकोनॉमी का हम लोग मेंस का 365 देख रहे हैं, विजन आईएएस के मैगजीन से, उसका टॉपिक नंबर 3 है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी। उसमें पहले हम लोग देख रहे हैं सब टॉपिक जो 1 है वो है डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको पता है। ठीक है, जो लोग मेंस प्री क्लियर करके आए उनको डेफिनेटली ये चीज़ें पता है, बेसिक्स उनको पता है। तो हम लोग डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में पहले स्टेटस देखेंगे। इंडिया का स्टेटस क्या है करंटली। 11.7% ऑफ सेंट्रल टैक्स टू जीडीपी रेशो इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, सेंटर के लिए 6.7 डायरेक्ट टैक्सेस है और 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो ये सेंट्रल टैक्स टू जीडीपी रेशो का परसेंटेज है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स आर दी मेन कंट्रीब्यूटर्स टू दी डायरेक्ट टैक्स। तो सबसे बड़ा चंक डायरेक्ट टैक्स में जो कंट्रीब्यूट होता है वो कहाँ से आता है? कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स से। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स बायंसी एट 2.52% was highest in the last 15 years but declined to 1.18%। तो टैक्स बायंसी का कंसेप्ट आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट स्टिल यू ऑल शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर इट। ठीक है, की अचीवमेंट्स क्या है इसके, जो कि इंडिया का टोटल ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है ये डबल हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में एंड करंट वैल्यू है उसकी 28.11 लाख करोड़। ठीक है, द ग्रोथ जो ये बाय हायर कॉरपोरेट एंड नॉन कॉरपोरेट टैक्स रेवेन्यूज़ है। ठीक है, ये उनका वैल्यूज़ है। ठीक है, पॉलिसी स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स का है टैक्स पेयर्स चार्टर। ये क्यों है? ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली टैक्स रेजिम लाने के लिए। फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो कि ये नट स्कीम है, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट के तरफ से। इनकम टैक्स का ये जो 2025 का एक्ट है ये कवर किसको करता है? वर्चुअल डिजिटल असेट्स। तो ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विवाद से विश्वास स्कीम क्यों लाई गई है? फॉर रिड्यूसिंग लिटिगेशन इन डायरेक्ट टैक्स पेमेंट्स। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, ये सारी स्कीम्स पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने लाई है। कंस्ट्रेंट्स क्या है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज़ मच लोअर देन ओईसीडी कंट्रीज़। टैक्स एवेजन ऑन करप्शन, ये दूसरे इश्यूज़ है। हाई एग्जम्पशन लिमिट्स एंड डिडक्शंस। MNC setting up offices in low tax jurisdiction, issues surrounding डिजिटल टैक्सेशन, ये सारे इश्यूज है टैक्सेशन के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है? डायरेक्ट टैक्स कोड लाइए ऑन द लाइन्स ऑफ जीएसटी एंड बेस वाइडनिंग बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम को भी ये लोग टैक्स करने चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव स्कीम, पार्टिसिपेटिंग इन OECD ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू चेक टैक्स इवेजन, ये सारे चीज़ें वे फॉरवर्ड में गवर्नमेंट कर सकती है। जीएसटी रिफॉर्म के बारे में दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो अभी ये जो रेगुलर मीटिंग्स होती है जीएसटी काउंसिल की, तो इन्होंने क्या अप्रूव किया है अपनी ये करंट मीटिंग में? नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, दैट इज़ जीएसटी 2.0 ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें मेन फॉर्मेशन रहेगी रेट रैशनलाइजेशन विद अ सिंप्लीफाइड टू स्लैब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा, जो जीएसटी 1 था वो कैसे इवॉल्व होते हुए आया है। सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2016 में लाया गया था। कंपोनेंट्स क्या है? सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, दे आर इंट्रा स्टेट वाइल आईजीएसटी इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। ठीक है, फाइनली कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर ये टैक्स लगता है, एंड यूज़र के ऊपर। जीएसटी का सिग्निफिकेंस क्या है? इसने वेरियस 17 डिफरेंट टैक्सेस एंड सेसेस को एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स में ये कर दिया है, इनकॉर्पोरेट किया है। एलिमिनेट कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जो कि टैक्स ऑन टैक्स होता है, इससे ये एक एडवांटेज है उसका। जीएसटी टैक्स पेयर बेस हैज गॉन फ्रॉम 65 टू 1.51 करोड़। ठीक है, ग्रॉस जीएसटी भी ये कलेक्शन में डबल हो गया है लास्ट 4 ईयर्स में। ठीक है, जीएसटी 2.0 के क्या रिफॉर्म्स और रिकमेंडेशंस है? 2 टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर लाने के लिए ये डिस्कस हो रहा है, जो कि रहेगा 5 एंड 18। ये रिमूव कर देगा 12 एंड 28% टैक्सेस को, और 40% स्पेशल डीमेरिट रेट दैट इज़ फॉर सिन गुड्स एंड सिलेक्टेड लग्जरी, रिप्लेसिंग द कंजम्पशन
कंपेंसेशन सेस लेवी, ठीक है। मीडियन टैक्स रेट रहेगा इफेक्टिवली 12% से 5% तक, तो ये बेनिफिट लाएगा काफ़ी सारी चीज़ों में। ये रिलीफ लाएगा सिटीजन्स और की सेक्टर्स में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसको ऑपरेशनल कर देगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ईज लाएगा ये, ठीक है। सिंप्लीफाइड ऑप्शनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम इज़ रिकमेंडेड फॉर स्मॉल एंड लो रिस्क बिजनेसेस, ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट रहेगा इससे, ठीक है। बेनिफिट फॉर रिसेंट चेंजेस से क्या होगा, सोशल प्रोटेक्शन, एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी ऑन इंश्योरेंस एंड एसेंशियल मेडिसिन, स्ट्रेंथन हाउस होल्ड सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर, लोअर प्राइजेस एंड हायर डिमांड, प्राइस कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली हाई होगी, लोगों के परचेसिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है। सपोर्ट फॉर एमएसएमईज को सपोर्ट करेगा। रिड्यूस रेट ऑन इनपुट्स लाइक सीमेंट, ऑटो पार्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, लोअर कॉस्ट एंड मेक स्मॉल बिजनेसेस मोर कॉम्पिटिटिव। ईज ऑफ लिविंग होगा ऐसे, अ टू टैक्स स्ट्रक्चर मीन्स फ्यूअर डिस्प्यूट्स, क्विकर डिसीजन एंड सिंपलर कंप्लायंस। वाइडर टैक्स नेट, इससे टैक्स नेट भी बढ़ेगा। एंकरेज मोर कंप्लायंस, इससे कंप्लायंस बढ़ेगा। टैक्स कम रहेगा तो मोर एंड मोर पीपल वुड बी विलिंग टू पे दी टैक्सेस, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, रेवेन्यू फॉरगॉन, इससे क्या होगा, लॉस भी हो सकता है, पोटेंशियल लॉस हो सकता है गवर्नमेंट को। रिमूवल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम गुड्स सच एज हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड इंश्योरेंस लीडिंग टू हायर टैक्स कॉस्ट, ठीक है। कंप्लायंस कम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। डिस्पाइट रैशनलाइज टैक्स स्लैब्स, बिजनेस कंटिन्यू टू फेस ट्रांजिशनल चैलेंजेस सच एज एडजस्टिंग प्राइजेज एंड अपडेटिंग बिलिंग सिस्टम्स, तो ये सारी उनको लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। इशू ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन सम केसेस जीएसटी ऑन रॉ मटेरियल इज हायर देन ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि बाइसाइकिल का टैक्स वाइल एज प्लास्टिक का टैक्स एट 18%, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट में कम है, उल्टा उनके रॉ मटेरियल पे ज़्यादा है, तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का भी चैलेंज, एक मेजर चैलेंज है जो गवर्नमेंट फेस करती है, ठीक है। एंटी प्रॉफिटिंग मैकेनिज्म, देयर इज एब्सेंस ऑफ नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ऑन सिमिलर डेडिकेटेड बॉडी as GST2 involve larger tax changes and profiteering is a tax compliance issue. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इन्होंने अब तक जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंक्लूजन में द सिंप्लीफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर विथ लोअर रेट्स मार्क अ न्यू फेज फॉर इंडियाज टैक्स सिस्टम। इससे क्या होगा, बूस्ट होगा अफोर्डेबिलिटी, बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस एंड कंप्लायंस while driving inclusive growth and economic transformation. Regular rate reviews, fiscal monitoring and taxpayer awareness will further build trust, expand tax base and enhance revenue sustainability, ठीक है। तो ये कंक्लूजन में आप लोग लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग 3.3 जो है स्टेट फिनेंसेस का टॉपिक। जो कैग है उसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जो कि है सेकेंड एडिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसेस 23-24। तो स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर ये कैग ने रिपोर्ट रिलीज़ की है, यह एक पब्लिकेशन उन्होंने रिलीज़ किया है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में ये पहले बता रहे हैं, फिर कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, स्टेट एक्सपेंडिचर के बारे में एंड रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट्स के बारे में इन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, ठीक है। स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यूज लार्जर कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, तो सबसे बड़ा रेवेन्यू रिसिप्ट का लार्जर कंपोनेंट कौन है, स्टेट का जो ओन टैक्सेशन सिस्टम वो लोग लगाते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में अभी जो ये पब्लिक डेप्थ है, परसेंटेज ऑफ टोटल डेप्थ हैज़ रेंज फ्रॉम बिटवीन 94 to 99%, ये एक फिगर है जो आपको टेंटेटिव पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट एक्सपेंडिचर, स्टेट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये अराउंड 80 to 87% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर गिना गया है, ठीक है। इसमें कमिटेड एक्सपेंडिचर जो उनको देना ही देना है, जो सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, ये उनको देना ही देना है, सब्सिडीज, ठीक है, ये अराउंड 51% है, ठीक है। रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट के बारे में देखेंगे, अ टोटल ऑफ 16 स्टेट्स वर इन रेवेन्यू सरप्लस वाइल 12 वर इन रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 16 स्टेट्स सरप्लस में थे एंड 12 स्टेट्स डेफिसिट में थे, ठीक है। स्टेट फाइनेंसेस के लिए रिस्क और इम्प्लीकेशंस क्या है, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, रैपिड स्केल अप एंड परसिस्टेंस ऑफ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर रेज कंसर्न अबाउट फिस्कल सस्टेनेबिलिटी एंड मीडियम टर्म ग्रोथ। तो ये जो कैश ट्रांसफर है, जो स्कीम्स है, इससे क्या हो रहा है, कंसर्न्स रेज हो जाते हैं फिस्कल सस्टेनेबल इन लॉन्गर टर्म में, क्या ये सस्टेनेबल रहेंगी कि नहीं, इससे डेप्थ भी बढ़ता है, ठीक है, स्टेट्स के ऊपर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएगा, ग्रोइंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है। वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए, कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स को हम लोग क्या करेंगे, एज सजेस्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे कैश सपोर्ट कैन बी डिजाइंड एज कंडीशनल, ये कंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू रिव्यू बेस्ड एंड टाइम बाउंड, ठीक है, रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म फिजिकल रिजिडिटी। जैसे कि मेक्सिको का है, फैमिली रिसीव कैश ओनली इफ द चाइल्ड अटेंडेड स्कूल रेगुलरली एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन विजिटेड हेल्थ क्लिनिक्स फॉर चेकअप्स एंड न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग। तो ये ऐसे कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स उनको गवर्नमेंट को लाना चाहिए सिस्टम में। इम्प्रूविंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को इम्प्रूव करेंगे तो ईजी होगा थ्रू डिजिटाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग and by broadening the tax base, raising property taxes, adopting new taxation, reorienting spending and towards capacity and infrastructure enhancing investment that promise to boost states GSDP and revenue further, addressing contingent liabilities such as creating self-standing debt management offices responsible for forecasting contingent liabilities and executing the state डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिस्कल काउंसिल इनको फोकस करना चाहिए जो है इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल, उस मेंबर्स वुड इंक्लूड एकेडमिक्स, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, पार्टिसिपेंट्स एंड अदर एक्सपर्ट्स। तो कंक्लूजन आप एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसके बारे में आप लोगों को मेन प्रीलियम्स में पूछ सकते हैं। नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है, इसका सेकेंड एडिशन इन्होंने रिलीज़ किया है, ठीक है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026, it is a comprehensive and a comparable assessment of the fiscal performance of the various Indian states, ठीक है। ये 1/3 क्या करता है, स्टेट्स अकाउंट फॉर नियरली 1/3 ऑफ इंडियाज जनरल गवर्नमेंट डेप्ट। तो 1/3 जो गवर्नमेंट का डेप्ट है वो स्टेट्स के एंड से ही आता है। मेकिंग द फिजिकल ट्रैजेक्टरी सेंट्रल टू नेशनल फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। 5 पिलर्स क्या है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्ट इंडेक्स एंड डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है ये प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल कैसे हो सकता है, कैसे है, या तो फिर ये प्रमोट कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म से, इससे डिफरेंट स्टेट्स अपनी रैंकिंग को कंपेयर कर सकते हैं और हेल्दी कंपटीशन इसमें हो सकता है। एविडेंस बेस्ड फिजिकल पॉलिसी मेकिंग, बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड हाईलाइटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस द इंडेक्स सपोर्ट्स पॉलिसी मेकर्स इन स्ट्रेंथनिंग फिजिकल गवर्नेंस। टेलर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, तो इससे स्टेट्स अपने हिसाब से पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकती है। अनेबलिंग टारगेटेड इंटरवेंशंस, ईच स्टेट का इससे क्या होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ओवरऑल प्रोफाइल, इससे ये अपना इम्प्रूव कर सकते हैं फिजिकल पोजिशनिंग। रिकमेंडेशंस क्या है, इम्प्रूविंग रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू को मोबिलाइज करने के लिए उनको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। इट कैन बी डन प्राइमरीली थ्रू ब्रॉडनिंग GST बेसिस एंड एनहांसिंग ओन टैक्स कैपेसिटी, ठीक है। कंटेन डेफिसिट एंड स्टेबलाइज डेप्ट ट्रैजेक्टरीज, इससे क्या होगा, बाय रैशनलाइजिंग सब्सिडीज एंड बाय अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर हेड्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्पेंडिंग एंड अडॉप्टिंग मीडियम टर्म फिजिकल प्लान्स, ठीक है। टारगेटेड कंसोलिडेशन मेजर्स फॉर स्टेट्स विद परसिस्टेंट स्ट्रेस, ये दूसरा एक रिकमेंडेशन है। सपोर्ट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एविडेंस के ऊपर उनको डिसीजन देते हुए आना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक अबाउट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक डेप्ट इन इंडिया, इसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स है। RBI ने अपनी रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 में इसमें हाईलाइट किया है कि इंडिया का पब्लिक डेप्ट है, जो लोग जो कर्जा उठाते हैं वो अराउंड कितना है, 80% ऑफ द GDP, ठीक है। तो ये रिलेटिवली हायर है दूसरे इकोनॉमीज से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है, एमर्जिंग इकोनॉमीज। पब्लिक डेप्ट के बारे में देखेंगे, पब्लिक डेप्ट इज ऑल्सो नोन एज अ नेशनल डेप्ट, इज द एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ बोरोइंग दैट गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक सेक्टर बॉडीज ओ टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द फॉरेन गवर्नमेंट्स। और ये किसके बारे में था, जो गवर्नमेंट डेप्ट रहती है, नॉट की कॉमन पब्लिक, ठीक है। तो ये अराउंड मेजर चंक है ये, ठीक है, गवर्नमेंट। इंटरनल डेप्ट कितना है, 9.96.59%, वाइल एक्सटर्नल कितना है 3.41, ठीक है। पोटेंशियल इम्पैक्ट इससे क्या होगा, इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, लिमिटेड फिजिकल स्पेस रहेगी, पोटेंशियल इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड
इम्पैक्ट ग्रोथ एंड इंटरजेनरेशनल इक्विटी। लीगल फ्रेमवर्क क्या है पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट के लिए? ये जो एक बिल है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो गवर्नमेंट ने लाया था 2003 में, ये क्या करता है? टारगेट सेट करता है गवर्नमेंट डेब्ट कितना होना चाहिए, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड जनरल गवर्नमेंट डेब्ट शुड बी 60% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, आरबीआई का एक्ट है, ये भी क्या करता है? आरबीआई वाज ऑब्लाइज्ड टू मैनेज द सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 ये क्या अमेंड करता है? इट अमेंड्स द लॉ रिलेटिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इट्स मैनेजमेंट बाय आरबीआई। रीजंस क्या है इसके? परसिस्टेंट फिस्कल डेफिसिट, कंटिन्यू जो डेफिसिट रहा है गवर्नमेंट का, दैट इज एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एंड रेवेन्यू कम है, उसके वजह से ये क्या हुआ है? डेप्थ बढ़ते गया है, गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बढ़ते गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट स्टूड एट 15 लाख करोड़ फॉर दिस अगेंस्ट एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड था, इससे ज़्यादा ही रहा। ठीक है, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई रहा है कंपेयर्ड टू प्रीवियस, ये जो रिकॉर्डेड है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सटर्नल डेप्ट ग्रोथ, इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट रोज 10% टू 736 बिलियन। ठीक है, फ्रॉम दिस अ ईयर अर्लियर, पहले के कंपैरिजन में ये भी बढ़ चुका है। पेंडेमिक एरा स्पेंडिंग, तो कोविड के वजह से गवर्नमेंट के ऊपर स्पेंडिंग के काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, उस वजह से भी ये कर्जा बढ़ गया है। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो एज फिस्कल एंकर, तो गवर्नमेंट को वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए? टारगेट बेस रखना चाहिए, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। डेप्ट मैनेजमेंट उनको एक्टिवली करना पड़ेगा। बॉन्ड स्विचिंग मैकेनिज्म टू रिप्लेस शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स विद लॉन्ग ड्यूरेशन सॉवरेन पेपर्स। सब्सिडी रैशनलाइजेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा एंड पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी उनको बनानी पड़ेगी, उससे डेप्ट ये जो कर्जा है उनके ऊपर ये लोग एक कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी एक एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो जो ये कैग है इसकी रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया? देयर आर इनकन्सिस्टेंसीज एंड ट्रांसपेरेंसीज इशूज विद दिस एक्ट। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? इंटर जनरेशनल इक्विटी इन फिस्कल मैनेजमेंट एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये इसका मेन एम था। ठीक है, और एक क्या था? इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिस्कल पॉलिसी है उसको सस्टेनेबल करना है। ठीक है, बाय गिविंग स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव फाइनेंशियल गवर्नेंस। ठीक है, अभी एफआरबीएम ये क्या क्या मैंडेट करता है? फॉलोइंग टू बी लेड डाउन अलॉन्ग विद द बजट, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। ठीक है, इसका टारगेट क्या था? 3%। फिस्कल डेफिसिट किसका कितना होना चाहिए? 3%। डेप्ट लिमिट कितनी होनी चाहिए? सेंटर स्टेट की 60% एंड सेंटर की लेस देन 40%। इसके लिए डेडलाइन क्या थी जो फिस्कल डेफिसिट की? 31 मार्च, और ये करंटली कितना है देखा जाए तो 5.32, तो ये भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका डेडलाइन क्या था? 24-25 तक। सेंटर गवर्नमेंट का इतना है और जनरल डेप्ट इतना है, स्टिल ये हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। रिवाइज्ड फिस्कल कंसोलिडेशन दैट शुड बी लेस देन 4.5%, इसका डेडलाइन कितना है ये? ठीक है, 26, 25, 26। एडिशनल गारंटीज क्या है? 0.5% ऑफ द जीडीपी एंड ये एनुअली कैप कर दिया है, इसका डेडलाइन ये है। ठीक है, की फाइंडिंग्स क्या है? ये जो कैग की रिपोर्ट की है, तो उन्होंने क्या बोला है? डेप्ट टू जीडीपी रेशो के बारे में क्या बोला है? इट हैज पीक्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दी पेंडेमिक, तो पेंडेमिक को इन्होंने एक बड़ा रीज़न दिया है। डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, अ पॉजिटिव सिग्नल वाज एक्नॉलेज रिगार्डिंग डेप्ट सस्टेनेबिलिटी विद द डेप्ट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस इंडिकेटर बीन पॉजिटिव इन द ईयर, दिस इंडिकेटिंग स्टेबिलिटी, तो एक ये चीज़ उन्होंने पॉजिटिव बोली है। इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट, दिस रेशो considered an important indicator to government's fiscal health and fiscal strain rose marginally to 35%. ठीक है, अनरियलाइज टैक्स रेवेन्यूज भी है एक, जो ये इसकी की फाइंडिंग इन्होंने बताया। द रिपोर्ट रिवील्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू रेज्ड बट नॉट रियलाइज। ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज है इनके डेफिसिट फिगर्स में, ये भी इन्होंने पॉइंट आउट किया है। तो इन्होंने क्या बोला है? देयर इज़ अ नीड टू enhance transparency, tax recovery and improve fiscal management practices. By working on this, the government can bolster fiscal credibility, ensure greater accountability and reinforce the objective of FRBM Act,
तो इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा FRBM एक्ट को, यही उन्होंने कंक्लूजन में बोला है। असेट मोनेटाइजेशन के बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है ये टॉपिक, क्योंकि रिसेंटली फिनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सेकेंड फेज ऑफ असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, और इसको क्या नाम दिया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। ये न्यूज़ में क्यों थी, और एक रीज़न है, ये लॉन्च कभी किया गया था, जो भी 1.0 था 2021 में लॉन्च किया, एसेंशियल रोड मैप देने के लिए फॉर असेट मोनेटाइजेशन ऑफ वेरियस ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स। ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है अपग्रेडिंग एंड रीडेवलपिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग फास्टर मार्केट एंट्री एट अ लोअर इनिशियल कॉस्ट बट विथ लेगेसी लिमिटेशंस, ठीक है। अब ये 2.0 के बारे में ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडियम टर्म रोड मैप बना रहा है ये, अलॉन्ग विद द विजिबिलिटी ऑन पोटेंशियल एसेट टू प्राइवेट सेक्टर। PPP आर इम्पोर्टेंट मोड ऑफ मोनेटाइजेशन, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इन्होंने इम्पोर्टेंट बोला है एज अ मोड ऑफ मोनेटाइजेशन। ये रिड्यूस क्या करेगा, पब्लिक डेब्ट को कम भी करेगा थ्रू कैपिटल रिसाइकलिंग एंड अट्रैक्टिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर लोन या कर्जा नहीं लेना पड़ेगा इस चीज़ों की वजह से, ठीक है। की हाईलाइट्स क्या है, एग्रीगेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियल कितना है, टारगेट्स टू अचीव 16.72 लाख करोड़ इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अराउंड इतनी ही रहेगी, 12 सेक्टर्स के ऊपर ये लोग फोकस करेंगे, ठीक है। एंड लार्जेस्ट पोर्शन इज अक्यूट टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। Asset monetization, it is an alternative mode of financing which guarantees revenue from underutilized public assets via private participation without increasing fiscal deficit। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है असेट मोनेटाइजेशन। ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, विजय केलकर कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इट वॉज रेफर टू एज असेट और कैपिटल रिसाइकलिंग को इसको ये भी बोला गया है, ठीक है। प्रोसेस क्या है, इट इन्वॉल्व्स द लाइसेंस लीज ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड asset to private sector for a specific period. The transfer of rights is governed by a concessional agreement that facilitates balanced risk sharing between public and private party। दूसरे स्टेप्स क्या है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन बनाया गया है जो कि 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है टू कैरी आउट मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक कंपनीज है जो, एंड असेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड भी, ठीक है। असेट मोनेटाइजेशन यूजेस 2 डिफरेंट अप्रोचेस, कौन सी है, ब्राउनफील्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेशंस और स्ट्रक्चरल फिनेंस मॉडलिंग, ये जो है इन्वेट्स और रीट्स के द्वारा किया गया है। इंडिया में कैसे है ये, इम्प्लीकेशंस क्या है, असेट मोनेटाइजेशन और स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, उसके बारे में ये हम लोग ये टेबल में दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस के बारे में है, सेक्टोरल इश्यूज़ के बारे में है, वैल्यूएशन डिस्कवरी के बारे में एंड स्टेट लेवल रेडीनेस के बारे में है, साथ ही मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के बारे में भी मोनेटाइजेशन के बारे में दिया गया। इम्पिडेंस एंड स्ट्रैटेजी इंटरवेंशंस के को इन्होंने हाईलाइट किया गया है। कंक्लूजन आप लोग दे सकते हो, और ये हमारे कीवर्ड्स। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे, बट यू शुड नो दी बेसिक्स ऑफ दिस कि ये होता क्या है और क्यों किया जाता है, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक, थर्ड टॉपिक था हमारा। इसमें अभी एक क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस द मेजर फिस्कल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एंड द स्टेट्स इन मेंटेनिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एग्जामिन द रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन टैक्सेशन, डेप्थ मैनेजमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन एंड सजेस्ट further measures required for long term microeconomic stability। तो ये एक क्वेश्चन है ये टॉपिक के ऊपर, और ये कुछ कीवर्ड्स है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ये था हमारा टॉपिक नंबर 3 पार्ट 4 का, इकोनॉमी मेंस 2026 के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे जो कि बिलोंग करता है बैंकिंग, पेमेंट एंड फिनेंशियल मार्केट्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अब नेक्स्ट सेशन ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।